आज हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर, और यहाँ किसानों के बीच में है। हमें मीडिया में सुनने को मिलता है कि किसानों को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिना वजह धरना प्रदर्शन और ये सब आंदोलन चल रहे हैं। इसके लिए हम अब यहाँ कुछ किसान, प्रबुद्ध किसान हमें लग रहे हैं बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं और ये जानना चाहेंगे कानून के ऊपर हमारे सीधे तीखे सवाल होंगे, उनका वो कैसे जवाब देते हैं ये देखना होगा। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। मैं संजय सिंह। ये आप ले लीजिए और इस माइक के ऊपर आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। कहाँ से आप आते हैं? मैं संजय सिंह मुरादाबाद से हूँ, यूपी से, और जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से ही साथ हूँ। आप यहाँ समर्थन के लिए आए हुए हैं या आंदोलन में रेगुलर यहाँ रहते हो? मैं, क्योंकि इसमें कानूनों का मामला है और मुझे थोड़ी सी कानून की जानकारी है, तो मैं यहाँ समर्थन में ही नहीं, अपनी लड़ाई समझ के इस लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। मतलब आप किसान हैं? जी, किसान हैं। और चूँकि किसानों को जानकारी कानून की नहीं है, आप इसलिए यहाँ पर आए हो लोगों को, अपने किसानों को जानकारी देने के लिए? जी, ऐसे मैंने सही समझा ना? बिल्कुल सही समझा आपने। अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये कानून जो है जिनका आप विरोध कर रहे हैं, इन कानूनों का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये काले कानून है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इनमें काला क्या है। मैं यही पूछने वाला हूँ कि काला क्या है, वो काला बता दीजिए इनमें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें नियत काली है। कानून में तो नियत लिखी हुई नहीं है। सुन लीजिए आप, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्म आपके शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। कानून की लाइनों के बीच में जो बारीक बातें लिखी होती हैं वही डिस्कशन अदालतों में चलता रहता है। मैं आपको ये कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस जो होती हैं, जी जी जी, मैं उसे ही समझा दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी वो बात। कानून बनने से पहले पूंजीपतियों को यह पता था कि पैसे कहाँ लगाए जाने हैं। 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट अडानी ग्रुप कर चुका था सीलोस के बनाने में, रेलवे लाइन के बिछाने में। उसके बाद कानून की फॉर्मेलिटी भर बाकी रह गई थी। अब पिछले साल जून में जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए से लाए, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्हें पास कराने की कोशिश करी, उससे इनकी नीयत साफ हो जाती है। इनमें सबसे पहला काला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये 3 कानून है जी। इसमें पहला ये है कि इससे पहले आज तक आपके यहाँ कोई भी पूंजीपति या व्यापारी जब कोई स्टॉक खरीदता था तो उसकी एक लिमिट हुआ करती थी। उस लिमिट को हटा दिया गया, क्योंकि अब बहुत बड़े पूंजीपति बहुत बड़े सीलोज लेके आ गए और वो पूरे देश का अनाज खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो उस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया। नंबर 2 चीज़, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोसीजर अपनाया, उसके अंदर जो इन्होंने रिड्रेसल सिस्टम दिया, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब इतना हैवी मैकेनाइजेशन होता है, इतना बड़ा मशीनीकरण होता है कृषि क्षेत्र के अंदर, तो वो छोटे 10-20 बीघे के 50 बीघे के खेत के ऊपर नहीं होता, वो एकड़ों में फॉर्म बनते हैं। इतनी ज़मीन किसी के पास नहीं है, तो ये छोटे छोटे किसानों से ज़मीन ली जाएगी। मान लीजिए इसके अंदर मेरी 20 बीघा ज़मीन गई, वो एक फार्म बन गया। वो मेरा 5 साल का मान लीजिए एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल का एग्रीमेंट है, जो मेरा एग्रीमेंट की मैंने तय करा। उससे पहले अगर मेरी उस पूंजीपति के साथ, उस कंपनी के साथ कोई खटपट हो जाती है, तो मेरा रिड्रेसल सिस्टम क्या है? कंपनी मुझे एंटर नहीं होने देती है अपने यहाँ, सिक्योरिटी, ये आप देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़, दरोगा सुन नहीं सकता, मैं उसके पास शिकायत लेके जा नहीं सकता, और जाऊँगा भी तो जब आज थाने में सुनवाई नहीं है तो पूंजीपतियों के खिलाफ क्या होगी। रिड्रेसल के लिए इन्होंने एसडीएम को दिया। मैं पिछले 8 महीने से यहाँ पे एक ही बात कहता चला आ रहा हूँ कि जब लाखों किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं और करोड़ों किसान पूरे देश में कह रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, तो सरकार उनकी नहीं सुन रही। एक एसडीएम रिड्रेसल सिस्टम में आपको क्या खामी नजर आती है? वही मैं बता रहा हूँ। उसमें एसडीएम को ये सुनवाई का अधिकार दिया गया है। मैं बार बार इस बात को यहाँ पे पूछता रहा कि उस एक एसडीएम का नाम मुझे बता दीजिए जो अडानी अंबानी जैसी बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ मुझ 10 बीघे के या 20 बीघे के जोतदार की बात सुन लेगा। अभी तक आपको इस बात पे यकीन नहीं आता था, लेकिन अभी बस्ताड़ा टोल पे आपने एक आईएएस का स्टेटमेंट सुना, उसके बाद वहाँ पे जिस तरीके से
प्राणघातक हमले किए गए और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उससे ये पता चल गया कि ये बिकाऊ सरकारी मशीनरी किसकी सुनेगी और किसकी नहीं सुनेगी। उसमें कुछ संशोधन भी तो हो सकता है। नियत में कर लो। अब मैं आपको बता दूं नियत में क्या है। पूंजी निवेश चाहिए कृषि क्षेत्र में। आप मैं एक दो चार तीखे सवाल मेरे बता दीजिए पहले। सर आप मुझे जवाब देने देंगे आप तभी तो। सारे सवाल आप पहले मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपसे दो चार सवाल मैं आपसे पूछ लूंगा। अरे सर मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। बताइए। तो जब पूंजी निवेश की जरूरत थी कृषि क्षेत्र में, भंडारण के लिए भी जरूरी थी। आज तक तो आप सरकारी FCI का गोदाम इस्तेमाल कर रहे थे, किराए पे ले लेते थे, उसमें भी घपले हैं। अगर आप उन्हें भी खोलेंगे तो वहाँ भी लंबे घपले निकलेंगे सरकार के साथ इन्होंने जो अनुबंध कर रखे हैं। अब क्या किया कि जब इन्होंने अपने सीलोज बना लिए तो उसके अंदर आपने निवेश किया तो आपके पास भंडारण के लिए रखा गया है। आप उसके मालिकाना हक कैसे ले रहे हैं? आपके पास आपकी जानकारी में कितने ऐसे सीलोज, कितने ऐसे प्रिजर्वेशन सेंटर या भंडारण के ऐसे कितने केंद्र बन गए होंगे, अंदाजा है कुछ आपको? देखिए जी, फाइनल स्टेज में जो पहुंचे हुए हैं वो हरियाणा, बिहार और मध्य भारत में मिला के अब तक 6 जो है वो फंक्शनिंग के अंदर हैं। जहाँ पे अब मेरी वो काले कानूनों पे बात तो पूरी हो जानी थी। जो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे आपकी। मैं आपको इसमें एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जी बताइए। आप बाय प्रोफेशन टेक्निकल आदमी हैं और मेरी अपनी ज़िंदगी में कृषि पृष्ठभूमि से आया हूं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए गुजरी है। नहीं, तो मैं वहाँ पे मैं उसी लिए बता रहा हूँ कि जब जज जो है एक सवाल पूछता है तो पहले उसका जवाब सुनता है पूरा। जी बताइए बताइए। उसमें से कोई अगर सवाल निकलता है या उसको कोई शंका होती है तो हाँ उसी में से वो पूछेगा। उसी में से तो जो 3 काले कानूनों में मैंने बताया आपको, पहले में तो भंडारण पे ही सवाल था। हाँ, अगर आप सुन तो लिए बिल्कुल, इसके बाद आप पूछ सकते हैं। भंडारण पे था। दूसरा मेरा इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर था कि रिड्रेसल सिस्टम इन्होंने गलत। तीसरा मैं आपको बताऊं कि एक बात सरकार बहुत चिल्ला के कह रही है कि हमने पूंजीपति खत्म कर दी, वो बीच में बिचौलिए खत्म कर दिए। आपने एक बिचौलिया बहुत शानदार बढ़ाया, आपको जानकारी है कौन? देखिए मुझे जानकारी है, आप बताइए। आप तो अपनी बात कहेंगे, मैं तो कह नहीं सकता हूँ ना कुछ भी। आपको कानून की जानकारी है, आप कानून के बारे में सवाल करने आए हैं। तो कानून के बारे में भी, मैं कृषि के बारे में भी, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। सवाल अभी तक अनाज खरीदने वाली फर्म को कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, स्टॉक दिखाना पड़ता था, पेमेंट का एक मोड था जो नंबर 1 में चला करता था। आज की तारीख में आप अपनी जेब में पैन कार्ड डालिए, गाड़ी में बैठिए, 80,000 रुपये डालिए और जाके किसान के घर पे खड़े हो जाइए कि भाई तेरी फसल कितने की है? उसने कहा 1,20,000 की है। बोले नगद लेता हो तो 80 यहाँ ले ले। जिस किसान को 2 दिन भी अपने घर के अंदर फसल रोकना बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो नहीं भी चाहेगा तो उसके घर वाले कह रहे होंगे कि ये ना जाने कब इसके पैसे आएंगे, आप 80,000 आज पकड़ लीजिए। अगर वो फिर भी अड़ रहा होगा तो 90,000 में। तो ये जो भंडारण के वो लेके जाएगा कहाँ? अब सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक पैन कार्ड आपको चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। भंडारण अंबानी सेठ का अडानी सेठ का तैयार है, आप यहाँ से खरीदिए, वहाँ जाके उसका जमा कराइए, पेमेंट 1,20,000 का ले लीजिएगा, आपका 40,000 बिना मेहनत के। आपको पूंजीपति किसे कहते हैं? जो पूंजी से पूंजी कमाता है, श्रम से नहीं कमाता, पसीने से नहीं कमाता। तो ये 3 काले कानून, इनकी नीयत काली है। अभी आपने हिमाचल में सेब का हाल देख लिया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब खरीदेंगे तो ये तय करेंगे और जब बेचेंगे तो रेट भी यही तय करेंगे, तो दोनों तरफ से इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। आपने कहा क्योंकि आपने कानून के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं कानून से संबंधित आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। वरना मैं बाकी लोगों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने वाला हूँ, ना ही पूछता मैं ऐसे प्रश्न। चूँकि आपने कानून के बारे में कई बातें कह दी, अब आपसे 2-4 प्रश्न क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जो आपने कहा भंडारण, मैं क्या आपसे ये जान सकता हूँ कि अपने देश में कितने लाख टन सालाना फल सब्जी खराब होती है भंडारण की वजह से? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। कितने %? लगभग 25% के लगभग ये खराब हो जाती है।
नहीं, 25% नहीं होती है, 13% खराब होती है। आपने टोटल उस दौर को नहीं देखा जब टमाटर जो था सड़कों के ऊपर ऐसे भर दिया गया था। टमाटर तो अब भी भरा जाता जी, है। आप जी, वहाँ जी, चले जी। जाइए, नोगावा क्षेत्र में चले जाइए, किनारे पे सबसे सड़क बड़े बना इलाके में चले जाइए जहाँ होता है पूरा का पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा। जब प्याज पिटती है तो कितनी बुरी पिटती है। अब मैं जी। आपसे दूसरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब किसान से, मैं यहाँ मंडी में जाता हूँ, साहिबाबाद मंडी है यहाँ पर, जी वहाँ पर जब हमने देखा कि बंद गोभी 2 रुपए किलो आड़ती के यहाँ से थोक में आप बोरी खरीद लाओ, जी और वो यही इंदिरापुरम की मंडी में जी वही बंद गोभी 30 रुपए किलो मिलती है, जी जो वहाँ 2 रुपए किलो मिल रही थी। जी तो इसके लिए ये मंडी का खेल तो था, जी इसके बारे में क्या है, इसके कभी गौर किया आपने? जी बिल्कुल किया। बताइए। इस समस्या के लिए ही मैंने आपसे कहा कि पूंजी का निवेश भंडारण के लिए जरूरी था, जरूरी था, है भी। लेकिन उसका तरीका क्या होता। अगर आपने 1 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं तो सरकार को बॉन्ड इशू कर देती कि भाई तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। आप पैसा लगा रहे हैं तो पैसा वापस लेंगे, अनाज का मालिकाना हक नहीं लेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने अभी 2 रुपये और 30 रुपये तो बता दिया, अभी आपने ये नहीं बताया कि 15 रुपये किलो को खरीदने के बाद उस सेब के ऊपर 200 रुपये की पर्ची लगा के जब वो बिकेगा तब क्या होगा। आपने अभी ये नहीं बताया। सुनिए, अभी आपने सिर्फ एक तरफ से किसान की बात देखी, अभी आपने ये नहीं देखा। किसान तो लूट रहा है ना, सुन लीजिए, मंडी में सुन जाके लीजिए, तो सुन लूट रहा है लीजिए। इस देश के साथ दूसरी भी है। मिलता क्या है किसान को? इस देश के किसान की लूटने के बावजूद हालत ये है कि हम जिन लोगों के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, ये 500 साल से हाथ जोड़ के खाना खिला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे छोटे छोटे गरीब बच्चे जो ये सिर्फ खाना खाने यहाँ पे आते हैं। वो मैं जानता हूँ, एक देखा दिक्कत, है, अरे बहुत- सरकार, अब मैंने भंडारण में एंट्री बता दी तो एग्जिट भी तो बता दूं। आपका देश, आपने मुझसे पूछा कि कितने % नष्ट हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि कितने % देश राशन की दुकान के ऊपर डिपेंड करता है और उसे सस्ता अनाज चाहिए होता है। सवाल मैंने सरकार, मैं आपसे, देखिए आप भी कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर आप बिना तैयारी के यहाँ आए हैं तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितना % ये देश राशन की दुकान के ऊपर सस्ते अनाज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से मेरा अनुभव पूछते हैं तो मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ। मेरे गांव में जिस किसान की, बड़े किसान हैं, उन्होंने भी कोरोना काल में राशन की दुकान से राशन लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो नीयत किसी की भी खराब हो सकती है ना। राशन की दुकान से लिया है राशन ऑन की एन दुकान एवरेज। से सुनिए, उन्होंने लिया है जिसके पास 60 बीघा जमीन जी है। कोठी वाले भी क्या वो बिलो कोठी पॉवर्टी, वाले जिनके घर में कोठी AC वाले भी लगे बिलो पॉवर्टी लाइन देखे जाते हैं। मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर हम ये मान लें कि जेन्युइन जो राशन की दुकान के ऊपर टिकने वाले लोग हैं वो करीबन 65 से 70% लोग हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास अनाज कहाँ से आएगा? पब्लिक से, जो पीडीएस से जो खरीदा जाएगा वही आएगा। जब ये सारा अनाज अडानी के गोदाम में चला जाएगा तो ये सस्ता भार क्यों आएगा? सरकार आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका लेने आया था। मेरा इंटरव्यू मत, ये बातें आप सरकार से कह सकते हैं, मेरे से नहीं कह सकते ना। मैं आपसे नहीं कह रहा, हाँ, सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं तो जनता से बता रहा हूँ कि आप पब्लिक सरकार- डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे से अनाज गायब होते ही ये देश वैसे ही सिसक के मरेगा। कानून में कहाँ जैसे लिखा है कि जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सिस्टम कहाँ अनाज से? खत्म हो जाएगा। आएगा कहाँ से? वो सब्सिडी खत्म हो चुकी है जिसका सिलेंडर दिया गया था। और सुनिए बात, आप अभी कुछ ही दिन पहले तक ये शहर के जो प्रबुद्ध वर्ग है जिसके पास पैसा बहुत है, जो तेल में से भी पैसा कमा रहा है, अनाज में से भी पैसा कमा रहा है, वो ऑक्सीजन के लिए और बेड के लिए मारा फिर रहा था। अभी तो ये लोग सिर्फ ऑक्सीजन और बेड के लिए तरसे हैं। अभी ये देश अनाज के लिए तरसेगा। 3 साल इनके गोदामों को भर तो जाने दीजिए। तो आपका कहना कुल मिला के ये है कि 3 साल में सारी मंडियां बंद, सारी पीढ़ियां अब बंद। आप मुझे एक दूसरी बात बता दी। आपने मंडियों का जिक्र कई बार कर लिया। 1 नेशन, एक राष्ट्र, एक कानून, एक मार्केट, एक टैक्स, मंडियां दो क्यों? महाराष्ट्र में मंडियां दो क्यों? एक सेकंड, मैं आपको मंडियां दो क्यों? आपसे पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र में 2007 से प्राइवेट मंडियां भी चल रही हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी चल रही है। पंजाब में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है।
वहाँ से तो कोई तकलीफ नहीं है। आपने बहुत ही दुखद राज्य का नाम लिया। आप जानते हैं कि किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ी दर किस राज्य में, मुझे और वो बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं, आप महाराष्ट्र। जिस महाराष्ट्र का आप नाम ले रहे हैं, सरकार ने वहां के आंकड़े भी रखने बंद कर दिए कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े सरकार, दूसरी चीज, आपने जब पंजाब का नाम साथ लिया तो आपने मंडी नहीं बोले, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे चले गए। नहीं, मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र में दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं, प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में 42% जो खरीदारी है वो प्राइवेट मंडियों और प्राइवेट डायरेक्ट मार्केटिंग से है। 42% ये आंकड़े बताते हैं जो साइट पे महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस की और शिवसेना की है। उस आंकड़े के आधार पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऐतराज है किसानों को। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से लागू है। किस कंपनी की, किस रूप में, किस प्रोडक्ट के लिए है, ये तो आप बताइए। हमारे यहाँ यूपी में नहीं है। हम अपने गन्ने का अनुबंध नहीं कर लेते क्या चीनी मिल के साथ? फिर अब नहीं, अब आप मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, वो 100 एकड़ के फार्म में जब जाएगा, हैवी मैकेनाइजेशन किसके लिए हो रहा है? मेरे को अभी ट्रैक्टर खरीद के नहीं दे रहा है, अभी मुझसे सिर्फ गन्ना ले रहा है, गन्ने का अनुबंध कर रहा है। लेकिन जब मेरी जमीन उस फार्म के अंदर मिलेगी जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपने फार्म के कहीं आपकी जमीन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कानून में आपने कहा कि कानून के आप विशेषज्ञ हैं, कानून में कहाँ लिखा है कि आपकी जमीन पर अनुबंध होगा? मुझे एक बात बताइए, उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा? आपने, अरे एक सेकंड, अरे मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वो जो मैंने आपसे पहली लाइन कही थी वो आप अपने दिमाग से भटक चुके। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरी 20 बीघा जमीन उस 100 एकड़ के फार्म में चली गई, कैसे चली गई? मैं बनेगा नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? आपकी जमीन से अनुबंध हुआ कहाँ? अरे भाई, वो जमीन जब मेरे से, वो मुझ, एक बात बताइए, वो अपना हैवी मैकेनाइजेशन मेरे 20 बीघे पे करेगा, मेड नहीं टूटेगी। आपने बड़ा फार्म कभी बना देखा है कोई? मैंने नहीं देखा, मेरी जानकारी में नहीं। मैंने बहुत ये आपके साथ बहुत खूबसूरत बात है। अरे मैंने तो 2-2 हजार बीघे के फार्म देखे हैं। तो उसके अपने सरदार भाइयों समझाएंगे आपको, हाँ, हिंदी में सुनो। वो जो 2000 बीघे का है, वो जी, वो जो 2000 बीघे का फार्म है, वो सरकार की तरफ से पूछ रहे हैं आप, वो जो 2000 बीघे का फार्म है वो किसी एक पार्टी का ही तो है, 2 पार्टी का है, कितने लोगों का है? मैं कह रहा हूं कि जब 100 एकड़ में मेरी 20 बीघे रिल गई तो ढूंढूंगा कहां से? अरे 100 बीघे का आपका एग्रीमेंट कहाँ हुआ? जमीन पे कोई एग्रीमेंट है? आपसे तो फसल का एग्रीमेंट है। अब तो मैकेनाइजेशन किसका कर रहे हैं? मैकेनाइजेशन का कहाँ जिक्र है उसमें? अरे भाई, सारी चीज वो दे रहा है, खाद वो दे रहा है, बिजली वो दे रहा है, पानी वो दे रहा है, पेस्टिसाइड वो दे रहा है, आपके ट्रैक्टर वो दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, कानून में कहीं और कैसे काम होगा? लिखा है कानून में कहीं? फार्म बनेगा नहीं बनेगा? कानून में कहीं नहीं, मुझे बताइए, फार्म बनेगा नहीं बनेगा? कहीं लिखा है? फार्म बनेगा नहीं बनेगा? फार्म नहीं बनेगा, आप फार्म ही बनेगा। आप खुद पैदा करोगे? जी नहीं। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि वो मेरे यहाँ आके मेरे 2 बीघे की फसल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, तो आप गलत हैं। ये हैवी इन्वेस्टमेंट मैकेनाइजेशन के लिए है। आपको कैसे, उसे लागत कम करने के लिए, किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के आप कैसे कह सकते हो कि ये मैकेनाइजेशन हो रहा है? और किसके लिए इतना हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है? अरे कहाँ से, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया आपके? आप कॉन्ट्रैक्ट करिए तो सही, इसी के लिए तो पल जिद है। लड़ाई किसके ऊपर है? आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने जो 2000 बीघे के फार्म की बात करी है, वहां पे चलने वाली मशीन मुरादाबाद जिले में कितनी जगह चलती है? तो कितने बड़े आप बुलाते हैं यहाँ से, इनके यहाँ से, पंजाब से कंबाइनर कितने आते हैं आपके यहाँ? तो पंजाब से, हरियाणा से कहाँ जाते हैं? रामपुर साइड में जाते हैं सारे, बिलासपुर। आपके यहाँ हापुड़ में क्यों नहीं रुकते? छोटे किसान है ना जी, तो बड़े किसान कहाँ है? जी, छोटे किसान, वो भी बड़े किसान इस वजह से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस गरम चर्चा को करने के लिए। धन्यवाद। मैं कुछ हल्की फुल्की बातें बाकी लोगों के साथ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? हम जी जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, गांव नवाबगंज। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? क्यों आप परेशान हैं इतनी गर्मी में? हम परेशान कहाँ हैं, परेशान तो मोदी जी हैं। हम तो लंगर लगा के बैठे हुए संगत के लिए, किसान। मतलब ये है कि आप यहाँ लंगर में लोगों को खाना खिलाने के लिए आए हुए हैं? खाना खिलाने लोगों के लिए, की सेवा के लिए आए हुए हैं?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा जी, आप कहाँ से आए हो? हम तरनतारन से आए हैं, नौशहरा बनवा पेड़। पंजाब से? हाँ, पंजाब से। तो यहाँ पर आप लंगर में हैं? हाँ, लंगर सेवा। लंगर बता रहे हैं आपको क्यों विरोध है? कि ये काले कानून रद्द होने चाहिए। नहीं, काले कैसे हो गई है? ये काले नीयत नहीं इनकी साहब, जो काला नीयत इंसाफ, नियत उसमें लिखी नहीं, कानून में तो नियत नहीं लिखी सब कुछ ना। लिखा है, सब कुछ लिखा है। कानून में भी उसमें भी लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सर, मैं बात एक छोटी करने सी बात आपसे जी कहना जी, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खोलिए। हम एक बच्चा स्कूल पहुंचा तो वो लेट हो गया था, जी तो उससे उसके टीचर ने पूछा भाई तू लेट कैसे आया? जी तो उसने कहा कि आपकी वजह से देर हो गई। बोले मेरी वजह से कैसे देर हो गई? बोले आपने कहा था कि रोज़ एक नेकी का काम कम से कम ज़रूर करना, तो मैं एक नेकी का काम करने में लेट हो गया। तो टीचर बोला बहुत अच्छी बात है भाई, तूने एक नेकी का काम करा। वो नेकी का काम क्या था? बोला मैंने एक अंधी बुढ़िया को सड़क पार करवाई। तो बोले ये तो बहुत अच्छा काम करा बेटा, लेकिन उसमें इतनी देर कैसे लग गई? बोला सड़क पार करने को तैयारी नहीं हो रही थी, जबरदस्ती करानी पड़ी। वही मोदी जी का हाल है, किसान कहता है कि भाई मेरा कल्याण ना करे, वो कहता है राजी राजी गैर राजी नेकी का काम करके मानूंगा। मतलब कहने का तो ये जी है कि बस ये मोदी- पहली बार ऐसा हो। मतलब ऐसा है कि आपने लास्ट में ये कह दिया कि मोदी जी जबरदस्ती आपका भला करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते लेना। बस भाई यही है बात, और क्या कहें कि भाई हम पे रहम कर दे। तो ये भला नहीं चाहिए। तो भाई वो जो है ये नेकी के काम से आप अगर हमें बचा सकते हो आप भी बचा लें, हमारे साथ आ जाएं। मेरा इतना कद नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, मैं तो सिर्फ आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है। और